चलो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। आज बहुत दिनों के बाद मीना जुनेजा जी अपनी जो एक कैटवॉक करती हैं उसमें से बाहर निकल के इन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया है और मुद्दा भी कुछ ऐसा था जो इनके साथ रिलेटेड है। वो ये था कि मोदी जी साउथ इंडिया में गए और जुनेजा जी को टाइम मिला, वीवीआई पास मिला और ये वहां पर उन्हें देखने गई, सुनने गई। मोदी जी के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड तो नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने उनको साक्षात उसी हॉल में बैठकर उनकी सारी बातें सुनी हैं और एक मूड जो पब्लिक का है वो भी इन्होंने अपने सामने देखा है। इसी के ऊपर बात करने के लिए कि भाई ये जो भारत है, जो जुनून है, जो मोदी जी के लिए प्यार है, जो एक करंट क्या है भी है या मीडिया की हाइप है। तो इसके वो बात करने के लिए मीना जी, पहले बात बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार आपको भी और हमारे हमारे जो प्यारे दोस्त हैं उन सबको भी। मुझे मौका मिला परसों संडे को यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मेरे शहर से 40 किलोमीटर दूर जो है रैली थी मोदी जी की। एंड अब बीजेपी और टीडीपी और पवन कल्याण ये तीन लोग जो है वो आपस में इन्होंने गठबंधन कर लिया आपस में ना। तो फिर भी अब थोड़ा बहुत जो है वो अब हमारे को बीजेपी जो है वो आंध्र में अब देखने को मिले। तो अगर इतने पास आ रहे थे हमारे लीडर तो हमारा तो जाना बनता ही था ना। तो कहीं से भाग भाग के पासेस अरेंज करे। आई वाज सो लकी दैट आई गॉट वीवीआईपी passes, 2 passes there. And me and my friend, both of us went there. इतना रश, इतनी रैली, इतने झंडे, पहली बार मेरी थी कोई रैली, पॉलिटिकल रैली जो मैंने अटेंड करी थी। मैंने कभी, मुझे भीड़ भड़के से मुझे ना बहुत डर लगता है। तो मुझे लगता है मतलब आई वॉज लाइक, बट ये पुल इतना स्ट्रांग था मोदी जी का कि कोई गर्मी, कोई प्यास, कोई वेटिंग, कोई कुछ भी मुझको याद ही नहीं आया कि मुझे ये भी सब जाके मुझे वो मतलब वो करना पड़ेगा, पुट अप विद ऑल दोज थिंग्स। वी वर सो एक्साइटेड। एंड जब वो वहां पर जब हम पहुंचे हैं तो हजारों 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 की तादाद में वहां पर लोग थे और जो झंडे फहरा रहे हैं और जो यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में जो इनके इनके तेलुगु लैंग्वेज के ही वो गीत बज रहे थे जैसे हमारे देशभक्ति के नॉर्थ में बजते हैं। सो इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज लाइक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वो था वहां पर जो माहौल था ना। तो बहुत ही मजा आया। तो पहले हमने पवन कल्याण जी को सुना, फिर हमने चंद्रबाबू नायडू जी को सुना और लास्ट में मोदी जी की सुनी। उन्होंने यही बोला 4 जून को। मैंने बोला जोर से उनके साथ ही 400 पार 4 जून को। आई थिंक उनके जो जो भी वर्ड्स थे ना, मतलब जो उनके प्रॉपर सेंटेंस होते हैं वो ऑलमोस्ट आई न्यू ऑल। मतलब वी वर लाइक लाउडली स्क्रीमिंग फ्रॉम हियर, वी फॉरगॉट आवर एज, वी फॉरगॉट आवर एवरीथिंग, वी लाइक जय हिंद वाली बात। देखिए, थोड़ी सी दिक्कत है जो आपने बोला है अभी, जिसकी मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ। दिक्कत क्या है कि मोदी जी को भी इतनी रैली क्यों करनी पड़ रही है। उसका रीजन है, जैसे आपने बोला, मुझे भीड़ से बड़ा डर लगता है। दैट मीन्स वोटिंग वाले दिन भी बहुत हिंदू ऐसे हैं जिन्हें भीड़ से डर लगता है, वो वोटिंग करने जाते ही नहीं। मोदी जी भी जानते हैं कि मेरा जो वोटर है वो आलसी है, 2 चीजों से घबराता है, एक है भीड़ से और दूसरा है गर्मी से। और जो इलेक्शंस हैं वो मई और जून में हो रहे हैं जब मैक्सिमम गर्मी आती है। तो इनको भी मालूम है कि भैया मेरा लेजी जो वोटर है वो घरों से निकलेगा ही नहीं, अपने एसी के कमरों में आराम से बैठा रहेगा जैसे आपने बोला है। आज मौसम अच्छा था, आप चले गए वहां पर रैली देखने के लिए। आगे आगे गर्मी बढ़ेगी, आप निकलना पसंद नहीं करोगे। दैट मीन्स एक मैसेज हमें सभी लोगों को बोलना पड़ेगा। ये गलत, मैं गलत नहीं बोल रहा। आई बेट ऑन यू, जो प्यार करता है उसको धूप, बारिश, 45 डिग्री टेम्परेचर कुछ भी नहीं कहेगा। 100% लोग जाएंगे, आई एम टेलिंग यू दैट। मीना जी, ये मैसेज सभी के लिए है कि भीड़ से डरे नहीं, गर्मी से डरे नहीं। अगर इस बार गर्मी से डर गए, अगले 5 साल के बाद ऐसी गर्मी आपकी निकाली जाएगी कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में कि आप उसके बाद भूल जाओगे कि आपके पूर्वज कौन थे और आप कौन हैं।
ये लड़ाई है आपके अस्तित्व की, आपके धर्म की, आपके वजूद की, आपके बच्चों के फ्यूचर की। तो एक यस। चीज है जो आप वहां पे मीना जी गई, एक तो मैसेज था ये वाला जो मुझे लगा कि एक लोगों से डिस्कस करना चाहिए कि डरे नहीं। हाँ। वैसे भी राहुल गंदगी तो बोलता ही है डरो मत, तो मैं भी बोल रहा हूँ गर्मी से डरो मत। उसको सर्दी से डर नहीं लगता, आपको गर्मी से डर नहीं लगना चाहिए। पहली बात तो ये। हम्म। दूसरा, जब हम्म। अब मोदी जी वहां पर आए, आपको लगता है कि साउथ इंडिया में, जैसे आपने कई बार पिछले 1 साल में बोला है कि हमें लगता है कि बीजेपी को अगर वोट करते हैं तो वहां पर जो रीजनल पार्टीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। आपको लगता है कि अब आपकी वोट इस बार वेस्ट नहीं जाएगी अगर आप बीजेपी को वोट करते हैं? हाँ, पहली बार, क्योंकि उससे पहले 10 साल पहले तक तो उससे पहले मोदी जी थे ही नहीं। उसके बाद जब आया है तो कोई दूर दूर तक बीजेपी का निशान नहीं था जब जगन आए। अब जब इन्होंने तीनों ने आपस में वो करा है ना, गठबंधन करा है, तो उसके बाद से अब है जो मोदी जी ने अपनी धीरे धीरे अपने बीजेपी यहाँ पर जगह बना रही है, वो भी टुवर्ड्स द एंड। ऑलमोस्ट आप कह लो कितनी एंड वाली बात ही आ गई ना, जब इन्होंने गठबंधन करा है और अब मोदी जी यहाँ पर दिखे हैं करके। बट बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग थी, मेरा तो दिल खुश हो गया। देखिए, जब मोदी जी आते हैं आपको लगा कि एक अलग सा ही करंट आ जाता है पूरे हॉल में जैसे ही मोदी जी आते हैं, एक ऑरा है उस आदमी का। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो साथ साथ ना एलईडी स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे पीछे, जहाँ पर्दे लगाए हुए थे उन्होंने, बहुत बड़ा पर्दा था, उसके पीछे वाली साइड पे उनके हेलीकॉप्टर्स उतर रहे थे। और जब वो तीन एक एक करके उतरे हैं और वो जब अपने वहां से वो नीचे उतरे हैं, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू हाउ ब्यूटिफुल इट वाज। एंड आई फेल्ट सो हैप्पी कि मैं वो ही उनकी आवाज लाइव सुन रही हूँ और मैं वही हवा को मैं ब्रीथ कर रही हूँ। इट वॉज लाइक हम्म। अमेजिंग टू मीट द लीडर। मजा आ हम्म। गया। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी है कि आज भी, जैसे आज या कल भी वो कोयम्बटूर में थे, आपके पास रैली करने के बाद वो वहां चले गए। वहां पर हाँ। मैंने एक नई चीज देखी कि वहां पर जो लोकल आदमी है वो हिंदी में बात कर रहे हैं और सभी को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन पहुंच रही है रियल टाइम में, मतलब कि वो वहां पर हिंदी बोलते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके वहां पर हाँ। लोकल आदमी की लैंग्वेज में वो हम्म। ट्रांसलेट भी हो रहा है। ये चमत्कार मैंने तो किसी और पॉलिटिकल रैली में देखा नहीं। और हमने राहुल गांधी की बड़ी बड़ी रैलीज देखी हैं जहां पर वो बोलते कुछ और है और समझता कुछ और है और बोला कुछ और जाता है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा यूज, ये नया भारत ये कौन सी ऊंचाइयों पे जा रहा है? बहुत, मतलब मैं सोचती थी कि अब मेरे बच्चों की शादी हो गई है तो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर हो गई है, नाउ आई कैन गो एनी टाइम, आई विल बी हैप्पी, है ना, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन अब आई वॉन्ट 5 years ऑफ मोर लाइफ। यू नो वाई? जस्ट टू सी द चेंजेस व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू ब्रिंग एंड वेयर हम्म। माई कंट्री विल बी हेडिंग। तो मुझे 5 साल जिंदगी मैंने भगवान से और मांगी है जस्ट टू सी दिस। देखो मीना जी, एक चीज तो है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आई है। 10 साल की मेहनत नहीं है मोदी जी की। उससे पहले गुजरात में उन्होंने बहुत तरक्की दिखाई हमें। हमने वो टाइम देखा है कि जैसे गुजरात को इन्होंने वाइब्रेंट गुजरात बना दिया, उसके बाद अब भारत को वाइब्रेंट भारत बना दिया है। पूरी दुनिया भारत के बारे में बात करती है और रीजन है कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट हमने देखी है। लेकिन आपको याद होगा कांग्रेस का टाइम ऐसा था कि डील्स होती थी 40 to 50% तो कमीशन खाते थे लोग। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो आर्म्स की डील्स आज की डेट में हमारे साथ हो रही हैं, अब सारा का सारा पैसा उसी में लगता है। हम्म। आपको याद होगा जो फ्रांस की कंपनी है उसने बोला था कि कांग्रेस के टाइम पर डील साइन नहीं हो पाई क्योंकि ये 40% कमीशन मांग रहे थे। आपको भी याद होगा। और आज की डेट में ना तो कोई फॉरेन की कंट्री, किकबैक की कोई बात ही नहीं होती है, कमीशन की कोई बात नहीं होती है। ये होता है कि हमें दुनिया की बेस्ट टू बेस्ट चीजें हमें मिलनी चाहिए, कम रेट पर मिलनी चाहिए और बननी भी भारत में चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं आया है, शायद लोग इस चीजों को समझते ही नहीं। ये 2010 की बात है, मैंने अभी रिसेंटली सुना है यही वाली बात कि 2010 में इन्होंने 5,000 करोड़ की इन्होंने आर्म्स डील करी है और उसके अंदर 2,666 करोड़ का जो है था ना, ये इनकी रिश्वत थी। कैन यू इमेजिन?
दैट मीन्स 50% मैं बोल रहा था, 40 to 50%, यस, इन्होंने तो वो यस, भी तोड़ दिया। ये 50 to यस। 53% होता है। हाँ, आप पर अब वो सोच के फाइल खुली हुई है, देखिए, अब वो एक फाइल डील में, उसकी खुली हुई है। और ये खुलनी भी चाहिए। ये तो हाँ, बहुत छोटी-छोटी फाइलें हैं, जबकि घोटाले 13 लाख करोड़ से लेकर 15 लाख करोड़ के तो सिर्फ पोल डांसर सोनिया गांधी ने ही अकेली ने करे हैं। उससे पहले राजीव गांधी ने कितने घोटाले करे थे, हमें सब पता है। वो अभी तक फाइलें बंद नहीं हुई हैं। इंदिरा गांधी का भी कोई रिकॉर्ड अभी खुला नहीं है, और गंदगी वाली फैमिली की भी फाइलें, जहां पर ये अपने गमलों में 40-40 करोड़ के तो इनके गमले में गोभी उग जाती थी। वैसे तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जेब में से पैसे निकालकर इन्होंने अपनी जेब में कैसे ट्रांसफर किए हैं। इसका उदाहरण कांग्रेस की गंदगी वाली फैमिली से ज्यादा कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं इनको गंदगी बोलता हूं। ये गांधी नहीं है, ये गंदगी है। इन्होंने सिर्फ इस देश में गंदगी फैलाई, और मोदी जी आए, उन्हें स्वच्छ भारत अभियान शुरू करना पड़ा कि इन्हीं की फैलाई हुई गंदगी को साफ करके कैसे बाहर समंदर में फेंकना है। मुझे लगता है इसीलिए वो लक्षद्वीप भी बैठे थे कि भैया इस समंदर में फेंकूं, या बांग्लादेश की साइड पे फेंकूं, या पाकिस्तान की साइड पे भेजूं, क्योंकि इनकी गंदगी इतनी है कि किसी एक जगह पर वो फेंक नहीं सकते। इसके साथ साथ हमने एक और चीज देखी कि जो हमारा जो मीडिया है, कभी भी मैंने भारत के मीडिया में मोदी जी की तारीफ करते हुए नहीं देखा। ये आदमी दिन रात लगा हुआ है। आपने बोला कि एक करंट है, जब आप उनको मिलने गई, आपने वो करंट को महसूस किया वहां उस हॉल में बैठकर, कि कैसे एक इलेक्ट्रीफाइंग भारत के झंडे सब जगह, और जय भारत, जय जय भारत माता की जय हो, इसके नारे लग रहे हैं। मैं अभी खाटू श्याम का मंदिर है राजस्थान में, मेरे रोहित शर्मा जी वो छे दोस्त भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं, मुझे सिखाते हैं सब कुछ। उन्होंने मुझे बोला कि आप खाटू श्याम के मंदिर में जाइए। मैं वहां पे गया हूँ, और वहां पर एक मेला चल रहा था। उसको भी पता नहीं था, रोहित को भी, और मुझे भी मालूम नहीं था। मैं भी चला गया। एक दिन में 10 से लेके 12 लाख लोग वहां पहुंचे हुए थे। छोटा सा जगह है, और जितने भी लोग हैं वो खाटू श्याम का मंदिर है। जो लोग वहां पे आ रहे थे, झंडे लेकर आए थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। मतलब कि अब तो ऐसा एक मंत्र दे दिया है कि जय श्री राम जोड़ता है सनातनियों को। ये चीज देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मीडिया कोई भी तारीफ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे को खोलता जा रहा है, और जहां पर बात आती है भारत की, उसके खिलाफ खड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। अब आप देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी कि जो मोदी गवर्नमेंट ने, वो मुसलमान जो भारत छोड़कर ऑलरेडी पाकिस्तान जाकर रहना शुरू कर दिया, वहां पे नागरिक बन गए, बेशक वो 47 था, 71 था, कोई भी वॉर था, इन मुसलमानों की जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये हम जब्त कर लेंगे, और इसे दोबारा से यूज करेंगे प्रॉपरली। तो योगी जी ने उसको इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज यूपी में दिखाई देती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, ये प्रॉपर्टीज उन्हीं मुसलमानों की हैं। ये प्रॉपर्टीज आप कस्टोडियन बनकर रख सकते हैं। कोई भी वहां से आकर क्लेम करेगा तो ये प्रॉपर्टी उनको देनी पड़ेगी। लेकिन क्या जो हिंदू कश्मीर से भगाए गए या पाकिस्तान से भगाए गए 47 के टाइम पर या उसके बाद, क्या उनकी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें दे रही है हम हिंदुओं को? तो आंसर इज नो। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट है या पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है? मुझे ये समझ नहीं आता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और जब ये वाली बात आप और मैं, जो कॉमनर लोग भी समझते हैं कि ये जमीन जो है वो हमारे देश की है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये वाली बात कैसे नहीं समझते? जब देश का बंटवारा हुआ था, 13% इनकी मुस्लिम की पॉपुलेशन थी, और उस टाइम उन्होंने 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर उनको दे दिया था 47 में। उसके बाद उन्होंने फिर से वहां पर अटैक करा, हमसे जम्मू कश्मीर वाली जगह भी ले ली, ठीक है। और उसके बाद अपने बंदे यहाँ पर छोड़ दिए, जो फिर से मल्टीप्लाई हो गए इतने ज्यादा। और अब वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, उनके अगर वो मर गए जो यहाँ से गए थे, लेकिन उनके बच्चे आकर वो फिर से यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। इसका मतलब जो 13% उस टाइम पे था, जो जनता थी, पॉपुलेशन, उनके पास ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर लैंड विल बी गोइंग टू देम। कैन यू इमेजिन? तो कितना खून जल रहा है इस बात के ऊपर, कितना गुस्सा आ रहा है।
और मुझे नहीं लगता हमारे ये भारतीयों को किसी को ये वाली बात पता भी है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग सब सो रहे हैं। देखिए, सोने का रीजन है, हमें 47 में ही सुला दिया गया था कि चिंता मत करो, पाकिस्तान बन गया मुसलमानों के लिए, आपके लिए हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हिंदू का ही कोई राइट नहीं है। वो राइट भी चुपके से उन्होंने किताबों में मुसलमानों को दे दिया, हिंदुओं को सेकंड सिटीजन रखा। अभी जब ये बातें हम लोग हिस्ट्री में से निकाल कर सामने रखते हैं, ये जो बात हमने अभी बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो प्रॉपर्टीज इंडियन गवर्नमेंट बेच नहीं सकती, यूज नहीं कर सकती, ये मुसलमानों की है जो पाकिस्तान जाकर बस गए हैं। बेशक वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो, उसकी प्रॉपर्टी को भी भारत की गवर्नमेंट जब्त नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट भारत का है? मुझे तो लगता ना, है कि इनको इतने पैसे दे दिए गए हैं कि ये इसी कारण जो 177 दिन की छुट्टियां होती हैं पूरे साल में, ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे एग्जैक्ट, लोगों से इनको पैसे मिलते हैं, ये वहीं पर स्पेंड करने जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ ये टाइम स्पेंड नहीं करते। इसलिए मैं इनको बोलता हूं मोस्ट करप्ट। अगर कोई हमारा जजेस है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये सारे चोर चक्के इकट्ठे बैठ गए हैं, और साथ में इन्होंने अपना ठग भी खुद ही चूज किया हुआ है कोलेजियम सिस्टम के अंदर कि भैया हमारे चोरों का ठग तू, और तू आगे से वही काम करेगा जो हम चाहते हैं या जहां से हमें पैसे मिलते हैं। वरना भारत का सुप्रीम कोर्ट ऐसी जजमेंट दे ही नहीं सकता कि जो मुसलमान गद्दारी करके हमारे से यहां से वापस चले गए पाकिस्तान में, उनकी प्रॉपर्टी भी हम जब्त नहीं कर सकते। व्हाट काइंड ऑफ अ रूलिंग इज दिस? तो मुझे इसी बातों की तकलीफ होती है भारत के अंदर। अरे हाई कोर्ट ने सही जजमेंट दी थी, हाई कोर्ट ने सही कहा था कि ये सारी अब हमारी जमीनें हैं, ये सरकार के सेंटर के कंट्रोल में आएंगी। लेकिन अब दोबारा से जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, हम तो खाली कस्टोडियन है, उनके जो भी बच्चे बच्चे हैं वो आके सब इस पे दोबारा से वो कर सकते हैं। उनको तो तुमने हवा दे दी ना, यस, इसलिए नाउ मैं दे बोलता हूँ मेकिंग देखो। प्लान्स कि चलो अब चलो वापस भारत चलो और अब लूटा लाठी फिर से शुरू करो। इसीलिए तो मोदी दोस्तों, जी का आना इतना ज्यादा जरूरी है कि वो सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, और इतनी मतलब वो कहते हैं ना कील ठोक दे, इतनी पक्की वाली इट वर्गी पक्की पंजाबी कहते हैं, है ना, इट वर्गी पक्की बातें करे कि आने वाले 1000 साल तक कोई हमारा बाल बांका ना कर सके। हम उनको मतलब रहो खुशी खुशी रहो, लेकिन उड़ो मत हमारे देश में, देश हमारा है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट इस देश की नहीं है। इस देश की हाईएस्ट कोर्ट, यस, रामलला है, उनसे ऊपर कोई कोर्ट नहीं। और अगर उससे नीचे कोई कोर्ट है, वो है हम सनातनियों की कोर्ट। ये देश हमारा, ये सुप्रीम कोर्ट का देश नहीं, बीजेपी का नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ये सिर्फ सनातनियों का देश है। यहां पर अगर चलेगी तो हमारी चलेगी, क्योंकि देश रिलीजन के बेसिस पे बांटा गया, ये कहकर कि हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, हमें अपना देश अलग चाहिए। वहां पर हिंदू ही सबसे ज्यादा मतलब प्रॉपर्टीज ओन करते थे, सबसे हम्म बड़े घर हमारे थे, हम्म सबसे ज्यादा पैसा हमारा था, बिजनेस हम रन करते थे, सबसे ज्यादा टैक्स भी हम ही पे करते थे। और हमारे बिजनेसेस को वहां के जो मुसलमान हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया, हमें भगा दिया गया, वहां से कुछ भी दिया नहीं। और अब वहां पर जाने के बाद ये जाहिल अभी ये कहते हैं कि भारत की जो प्रॉपर्टीज हमारी थी वो हमें ही बिलोंग करती हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है यस, दे बिलोंग टू देम ओनली। दैट मीन्स जगह भी ले ली, हमारे हम्म घर भी ले लिए, हमारे हम्म बिजनेसेस ले लिए, उसके हम्म बाद भी अपनी जगह जो इनकी यहाँ भारत में थी उसके ऊपर क्लेम इन्होंने छोड़ा नहीं है, और हम उस चीजों को हवा दे रहे हैं। दैट मीन्स कांग्रेस की कहीं ना कहीं अभी भी नीतियां खत्म नहीं हुई हैं भारत के अंदर। और दोस्तों, अगर इन्हें खत्म करना है तो ये करप्ट कोलेजियम सिस्टम, ये करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसकी कबाल जो वहां बैठकर बेशर्मी से ऐसी रूलिंग देती हैं, इन्हें उठा खाड़ के फेंकना पड़ेगा। और फेंकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोर्ट है वो है हम जनता की। और जनता की पावर क्या है? ये एक बटन, जिसके कारण हम कुछ भी कर सकते हैं इस देश के अंदर। 2/3 मेजोरिटी इज द आंसर। एक तरीका है कि बैठे रहो, कल्पते रहो। हम बहुत हमेशा बोलते हैं, भारत में, पंजाब में तो बोलते हैं, और कल्पन की जरूरत नहीं हैगी, हाथ उठाओ और काम करो। और हाथ उठाने का मतलब है
थप्पड़ मारना नहीं है। थप्पड़ मारने के लिए तो सुमित जैन बहुत है और रोज मारते हैं इनको, करप्ट लोगों को। लेकिन आपके पास एक है मौका, अभी नहीं यस, तो कभी नहीं, और वो बिल्कुल, है एक बटन। जुनून है, बिल्कुल। एक पावर है, एक हवा है मोदी जी के साथ। लेकिन जैसे मीना जी ने बोला कि मुझे भीड़ से डर लगता है, अब डरना नहीं, ना भीड़ से, नहीं। ना गर्मी से। अब चिंता मत कीजिए, जाइए, लाइनों में खड़े हो जाइए, सुनामी लेकर आइए और मोदी जी को 2/3 से जिताने का एक प्रण लीजिए। क्योंकि आप तो मोदी जी बोलते हैं इस बार 400 पार, मैं कहता हूं 500 पार कर दीजिए। ऑपोजिशन को खत्म ही कर दे हम। ऐसी करप्ट जो ऑपोजिशन है, जो नासूर बनकर हमारा खून चूसती रही और अभी भी चूसने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसे उखाड़ कर फेंके और मोदी जी को इतनी पावर के साथ लेकर आए कि कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश ना करे, ना दुश्मन बाहर का, ना जो जिहादी हमारे देश में बैठे ना वो। इसलिए चिंता मत कीजिए, हर चीज हमारी फेवर में, सनातनियों के फेवर में चल रही है। बस आपकी तरफ से अगर डर है तो इसी एक ही चीज का, ना गर्मी से डर और ना भीड़ से, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। मीना जी, ये- ये जो एक मैसेज था लोगों के लिए आपके थ्रू पहुंचाना बहुत जरूरी था। आप अच्छा, मिलकर और आइए मोदी जी को। एक बात मैं बोलूं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। एक हमारे इसमें गाना था ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब मुझे लगता है पहली बार ये इनके ऊपर इतना एप्ट बैठता है ना, ये वाली लाइन, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मतलब दैट हम्म, आई फील लाइक इट्स लाइक रिटन फॉर हिम ओनली। लिखा ये बहुत साल पहले गया था, लेकिन सूट ये अब करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। आई थिंक आज की जो वीडियो है इसको सम अप करने के लिए आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला। वैसे भी शक्ति है जिससे राहुल को डर लगता है, और मोदी जी तो की तो शक्ति ही आप विमेन है, जो जैसे उन्होंने कल परसों भी बोला है कि ये ये जो शक्ति है विमेन की, वही मेरा कवच भी है, और ये शक्ति को मैं नमन करता हूँ। और ये शक्ति ऐसी है जिससे राहुल गंदगी को डर लगता है। अच्छी बात है, डर लगना भी चाहिए। वैसे तो बोलता है डरो मत, लेकिन अभी बोल रहा है मुझे डर लगता है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उसकी कौन सी स्टेटमेंट को सीरियसली लेना चाहिए। वैसे तो उसकी मुझे लगता है पूरे देश में कोई सीरियसली लेता नहीं, वो खुद भी अपने आप को सीरियसली लेना उसने बंद कर दिया है। तो मीना जी, थैंक यू सो मच। आज हमने ये छोटा सा एक वीडियो बनाया था लोगों को बताने के लिए कि कैसे, और ये मोदी जी को मिलने में जो जुनून था, आपने मुझे वीडियोस भेजी हैं, मैं शेयर करूंगा लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर। एंड उसके बाद देखते हैं कि अगला, अगर 2-3 दिन में मैंने वापस चले जाना है चाइना में, वहां से आके थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे वीडियोस बनाने में, अरे तू, एक लेकिन बात बोलू, तुसी ना जाओ ना। नहीं, मुझे तुसी जाने ना में दिक्कत नहीं जाओ है। ना। हाँ? लेकिन मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस देश को छोड़कर अपने वहां पे चाइना में जाना चाहता हूँ, लेकिन अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं, मेरी फैमिली वहां रहती है। कोई बात और नहीं, आ जाओगे, आ जाओगे। आई एम श्योर ये रब देख रहा है ना, वो ने कोई ना कोई ऐसा चक्कर चला रहा है। आपने अपनी बीवी को लेके इधर ही आ जाना है। एंड आई एम सर श्योर देखिए उनके मैं आज, उनके मन में भी वो इतनी भावना डाल देंगे कि चलो भारत चलो, तो शी विल ऑल्सो कम। but she is ready to go with me anywhere. She is just a Indian soul in a Chinese body. वो हमेशा मेरी बात होती है, she says I am ready to go with you anywhere. The only thing is, उसको लगता है कि अभी मैं जैसे पूरा एक मुहिम चलाई हुई है अपने देश के लिए कि मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मई 2024 था मेरा टारगेट, अभी वो जून 2024 हो गया है, क्योंकि इलेक्शंस ही थोड़े से डिले हो गए, इलेक्शंस का रिजल्ट भी थोड़ा डिले है। बट आई विल स्पेंड दिस टाइम फॉर द कंट्री। पूरी लाइफ हमने अपने लिए काम किया है, क्या 1 साल हम अपने देश के लिए नहीं दे सकते? उसी मुहिम के चक्कर में मैं ये कर रहा हूँ। वो भी वेट कर रही है कि जून तक मेरा ये काम खत्म हो, उसके बाद आई स्टार्ट वर्किंग अगेन वेर एवर आई वांट टू वर्क। मेरे पास अभी एक ऑफर आया है दुबई से, मैं जा रहा हूँ अप्रैल एंड में दुबई में 5-6 दिन के लिए लगाऊंगा। एक कंपनी ने मुझे इनवाइट किया है वहां पर। आई वांट टू सी इफ इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई माइट शिफ्ट टू दुबई और एनीवेयर एल्स। सो मेरे लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है, मैं पूरी दुनिया में मैंने काम किया हुआ है, और अभी भी जहां पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी आई जस्ट मूव देयर। बट मेरा दिल अभी भी चाहता है कि मैं भारत में आऊं, भारत को सेवा करूं, ना कि बाहर की कंपनीज को। तो देखते हैं लाइफ कहाँ लेके एक जाती है। तो मीना जी, अभी इसको वाइंड अप करते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा, लेट्स सी लाइफ मुझे कहाँ लेके जाती है। आई एम नॉट अ पर्सन हु थिंक्स टू मच, मैं फीलिंग्स को फॉलो करता हूँ,
जहां पर मुझे फीलिंग अच्छी होती है। आपको भी जैसे मैंने फीलिंग्स था मेरा, यू विल बी अ वंडरफुल पर्सन टू कम ऑन माय शो। हमने शुरू किया इसको लास्ट ईयर एंड इट द जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल। और ऐसा ही रविंद्र पंचोली जी के साथ है और बाकियों के साथ भी है। जहां पर मुझे फीलिंग होती है, आपके देहरादून में अभी जाकर आया हूँ, वहां हाँ पर हाँ राजकुमार पसरीजा जी हैं। एक फीलिंग हाँ था, ही इज अ ऑसम गाय। और मैं जानता भी नहीं कौन है कौन नहीं है, उन्होंने इनवाइट किया, फीलिंग थी, मैं पहुंच गया। और मैं ये सोचता हूँ कि शायद जिंदगी का एक बेस्ट डिसीजन अगर मेरे लाइफ में लिया है, इट वाज टू गो टू योर सिटी कॉल्ड देहरादून एंड मीटिंग हिम एंड स्पेंडिंग सम टाइम विद हिम। तो ये चीजें आई फॉलो माय फीलिंग। देखते हैं ये फीलिंग्स कहाँ लेके जाती हैं। तब तक के लिए ठीक है। जय ठीक हिंद, है। वंदे जय मातरम हिंद। एंड जय श्री राम। बाय बाय। 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 Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.